जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वापस से हमने देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर एस्केलेशन फिर से बढ़ता जा रहा है और कुवैत पर, बहरीन पे ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं, कुछ स्ट्राइक यूएस की तरफ से हो रहे हैं। बार-बार इस तरह की चिंताएँ बन रही है। साथ ही अमेरिका में महँगाई का खतरा और ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट को आगे ड्राइव करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? कहाँ पे ट्रेड करना है? क्या अवॉइड करना है? कहाँ सेल करना है? कहाँ बाय करना है? तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। शुरुआत हम कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं आज, क्योंकि कच्चे तेल में आज थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन जिस तरह की चिंताएं अभी भी बरकरार है, अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत है। क्या लग रहा है सर, क्रूड में वापस से तेजी दिख सकती है क्या? वो रिस्क बना हुआ है? नमस्कार विष्णु जी। देखिए क्रूड नमस्कार। में अभी भी देखे तो जैसे आपने बताया कि रिस्क तो है और मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी कोई बड़ी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा हमने पॉजिटिव देखा कि जो इसराइल और लेबनान के बीच में वापस से सीज फायर हुआ है, तो उसकी वजह से आज थोड़ा दबाव में है। बट अल्टीमेटली आई थिंक जब तक ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तब तक हमें नहीं लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा या ये जो पीस टॉक है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि यूएस तो बार बार पॉजिटिवली बोल रहा है, बट ईरान की तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि आई थिंक ईरान का टेबल पे आना और कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल मार्केट के लिए। अभी भी कुवैत का स्टेटमेंट आएगा, इनफैक्ट वॉर क्लोज होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो भी उनको 10 से 12 हफ्ते लगेंगे पूरी जो प्रोडक्शन है वो प्री वॉर प्रोडक्शन से आने के लिए। इसलिए आई थिंक अभी तक मुझे लग रहा है कि जो प्राइसेस जो है वो इतने बड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो स्टडी है। बट सारे जो कंट्रीज है वो अपने खुद के स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज कर रहे हैं। अगर जब रिजर्व बंद हो जाएंगे और वापस वो मार्केट में आएंगे ऑयल लेने के लिए, तो हमें आई थिंक 120 125 तक डॉलर्स भी देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक कच्चे तेल जब तक 9,000 के नीचे या 8950 के नीचे नहीं जाता, तब तक बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हाँ, थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर रहेगा क्योंकि हेडलाइंस चेज कर रहे हैं मार्केट, बट ओवरऑल आई थिंक आज के दिन 9,050 के करीब भी मिलता है तो 9,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं 9250 के टारगेट के लिए। ओके, तो न आपको लग रहा है कि अभी भी कच्चे तेल में तेज़ी यहाँ पर बनी रह सकती है और जिस तरह की यहाँ पर तनाव दिख रहे हैं, जिस तरह से बातचीत में देरी हो रही है, कुछ डील को लेकर कुछ फाइनलाइज़ नहीं हो पा रहा है, तो डेफ़िनेटली ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो सोने-चांदी की बात कर लेते हैं। तेज़ी थोड़ी बहुत तो दिख रही है सोने में, चांदी में नहीं, लेकिन कह सकते हैं कंसोलिडेशन फ़ेज़ में ही है, उस तरह की तेज़ी भी नहीं है। टाइम करेक्शन मोड में ही दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर का मार्केट कुछ समय से। क्या लग रहा है सर, क्या चाल आगे रहने वाली है? जो ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए नई सलाह क्या है गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? ये देखिए आपने सही बताया, आज के दिन अभी भी गोल्ड अगर देखे तो थोड़ा पॉजिटिव है, सिल्वर जो है वो थोड़ा और वीक दिख रहा है। और एक फैक्टर ये भी है कि हमारा रुपी जो है वो भी वीक हो रहा है, तो जिसकी वजह से एमसीएक्स में एटलीस्ट सपोर्ट मिल रहा है। गोल्ड आई थिंक लगातार ये फोर्थ महीना है अगर हम मंथ टू मंथ देखें कि जहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। और आगे जाके भी आई थिंक जब तक ये सीज फायर नहीं होता तब तक गोल्ड में थोड़ा प्रेशर रहेगा। दूसरा अगर प्रेशर देखें तो हेडविंड ये भी है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से फेड की जो मीटिंग है उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि हॉकिश टोन ही रहेगा। और मार्केट ये भी सोच रही है कि मई पे दिसंबर में एक रेट हाइक हो सकता है, इसीलिए ने भी बताया कि शायद ये साल वो लोग 2 रेट हाइक कर सकते हैं। तो जब रेट हाइक के एनवायरमेंट होते हैं तो गोल्ड सिल्वर दोनों जो होते हैं वो करेक्शन मोड में जाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल लग रहा है कि सिल्वर तो थोड़ी वीक ही लग रही है, बट गोल्ड बिकॉज इंट्राडे हम देख रहे हैं कि रुपी वीक हो रहा है। और जब तक इंटरनेशनल मार्केट में 4350 गोल्ड नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। तो आज मुझे लग रहा है गोल्ड में ही बाय करके चल सकते हैं, बट ऑप्शन वाया थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे 1,70,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 2500 के करीब आता है, तो बाय करके चल सकते हैं 3,000 के टारगेट के लिए। 2250 का स्टॉप लॉस है, तो माइन्यूटली लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी तेजी हो सकती है इंट्राडे। ओके, तो इंट्राडे में गोल्ड में तेज़ी दिख रही है, लेकिन आपके लिए बेहतर यही होगा, जहाँ पे आपके लिए रिस्क भी कम होगा और रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, तो ऑप्शंस के रूट के ज़रिए जाएँ, ये सलाह आपकी तरफ से दी गई है। सर, चाँदी के लिए क्या लेवल्स है, जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए? किस तरफ का ट्रेड करें और लेवल्स क्या हैं? देखिए चांदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर जो है वो बना रहेगा।
ओवरऑल यहाँ से वो $70 के नीचे नहीं जाता तब तक बड़ी करेक्शन नहीं है, बट $79 जो है वो स्ट्रॉन्ग हर्डल है। इंट्राडे मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर मिनी की बात करें तो मिनी में 2,62,000, और बड़े चांदी की बात करें तो इंट्राडे 2,60,000 तक भी डाउनसाइड लेवल हो सकते हैं। हालांकि 260 से 250 हमने देखा कि काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मे बी अगर इंट्राडे नहीं बट पोजिशनल किसी को 1 से 2 दिन के लिए लेना है तो थोड़ा वेट कीजिए, 260 के करीब मिलता है, 258 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 260 से 264 का टारगेट रहेगा। बट इंट्राडे गोल्ड और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अगर कहीं लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए तो गोल्ड में लेनी चाहिए। सिल्वर में अभी भी थोड़ा वीकनेस जो है वो आज के दिन लग रहा है कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो गोल्ड लोअर लेवल पे आज खरीद सकते हैं, ऑप्शंस के जरिए जाएं, कॉल ऑप्शंस के जरिए प्ले करें। चांदी खरीदना है तो थोड़ा और इंतजार कर ले, और डाउन साइड यहाँ से दिख रही है 2,60,000, 2,60,000 के आसपास खरीदे, 2,58,000 यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, 2,64,000, 2,64,000 तक के टारगेट दिख सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल का वेट करें। जो एंट्री लेवल स्टॉप लॉस बताए गए हैं वो ध्यान जरूर रखिएगा। मेटल्स में कोई ट्रेड बन रहा है क्या, जहां कन्विक्शन आपका ज्यादा हो, जहां कमाई के मौके आपको ज्यादा दिख रहे हैं? देखिए मेटल में अगर देखें तो अभी भी सारे बेस मेटल्स में तेजी है, बट आज के दिन लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली हम लग रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो मुझे टॉप पिक लगेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में अभी भी जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, 9 से 10% का जो ओवरऑल ग्लोबल आउटपुट है वो बंद है। दूसरा अगर देखें तो डिमांड भी अच्छी खासी है, और इन्वेंट्री जो सप्लाई हम देख रहे हैं लगातार एलएमई में वो कम हो रही है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम ही मेरी टॉप पिक रहेगी आज के दिन। थोड़ा भी करेक्शन मिलता है अराउंड 388 395 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 383 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एल्युमिनियम भी आपकी टॉप पिक है, टारगेट भी बता दिए गए, 388 395 तक के टारगेट के लिए भी आप यहाँ पे बेट लगा सकते हैं। चलिए सर, अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में कुछ आपको पसंद आ रहा है, मसालों के साइड में या फिर ग्वार के साइड में? लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मौके हैं जहाँ पे कन्विक्शन भी आपका ठीक ठाक है। देखिए अगर स्पाइस की बात करें तो आई थिंक जीरा अभी भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, ओवरसोल्ड में आ चुका है, इसलिए टेक्निकल थोड़ा बाउंस बैक जरूर से दिखेगा, बट आई थिंक 22,000 के ऊपर अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। अराइवल्स काफी आ चुके हैं, पाइपलाइन भी स्ट्रांग है, और दूसरा अगर एक्सपोर्ट की डिमांड देखें तो बहुत कम है। तो आई थिंक जीरा में कहीं भी उछाल मिलता है तो सेल करके चल सकते हैं। अराउंड 19,500 के करीब मिलता है तो 18,800 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, 19,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट आई थिंक थीम जो ज्यादा मुझे अच्छी लग रही है जो प्ले आउट हो सकती है वो है गोवा सिड और गोवा गम के पैक नहीं। 2 साल से हमने तेजी जरा भी नहीं देखी, लग रहा है ये साल आई थिंक पॉजिटिव रहेगा। गोवा सीड और गोवा गम के लिए एल नीनो का जो इफेक्ट है उसकी वजह से भी प्राइसेस में अपसाइड दिखने को मिल सकता है। आई थिंक ज्यादा कन्विक्शन आज मुझे सीड में आ रही है। गोवा सीड में 5950 अभी चल रहा है, यहाँ से ही बाइक रिकमेंडेशन है 6,000 के टारगेट के लिए, 5920 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ग्वार में कन्विक्शन ज़्यादा है, और जो लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये साल कहा भी जा रहा है, सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ग्वार में अच्छी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है। और आप इंट्राडे पोजीशनल तो बता ही रहे हैं, लॉन्ग टर्म की भी स्टोरी ग्वार के लिए अच्छी दिख रही है। और मसालों में आपको लग रहा है कि जीरा बेचकर जाना चाहिए, और डाउन साइड यहाँ पे आपको दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया बिजनेस 24 टीवी के लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद आपका। जाने से पहले सर, आपका डिस्क्लेमर चाहिए। जी, जो भी मैंने एडवाइस दी है मेरे क्लाइंट्स को भी दी है, और उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी या डेरिवेटिव की पोजीशन नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, इस कमोडिटी राउंड अप को यहीं समेटेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रह सकते हैं।